यहाँ पे ऑलरेडी यहीं तक हुआ है मास। तो दिस इज कॉल्ड अ के स्टेप। जो डेप्थ और अप टू विच द डिफ्यूजन इज टेकिंग प्लेस, इसको हम लोग बोलते हैं के स्टेप। तो यहाँ पे के स्टेप ज़्यादा है इन केस ऑफ ए एज कम्पेयर टू बी। के स्टेप यूजुअली is of the order of 0.3 to 2 millimeters normally के स्टेप। और कितना के स्टेप मैं यूज मतलब क्रिएट करूँगा, दैट डिपेंड्स अपॉन व्हाट टाइप ऑफ फंक्शन आई वुड लाइक। Now this process of mass transfer, इसको technical terms में हम लोग बोलते हैं diffusion, and as you know is a function of concentration difference। तो इसको technically concentration difference हम लोग नहीं बोलते हैं, we call it as concentration gradient। वेक्टर्स हुआ है ना तुम लोगों का मैथ्स में, वेक्टर्स हुआ है, and I think you will be able to understand what do I mean if I write LC, ठीक है, gradient of concentration। What is del? मतलब क्या है? स्केलर क्वांटिटी से टैप वाटर, इसका एग्जाम्पल। तो लेकिन यहाँ पे सिंस इट इज इन ओनली वन डायरेक्शन, यहाँ पे सिर्फ एक ही डायरेक्शन पे है, वी विल नॉट कंसिडर वाई एंड जेड, वी विल ओनली कंसिडर एक ही डायरेक्शन एक्स। वी विल कंसिडर दिस एज दिस इज ऑल्सो कंसंट्रेशन ओनली इन वन डायरेक्शन। इसको मैं अगर एक्स मान के चलूँ तो now the equation or the relation which governs this diffusion is given by J is equal to minus T C by X, and we call it as Fick's law। Fick's first law, second law में कभी डिस्कस नहीं करेंगे। Fick's law of diffusion। ठीक है, what is J? J is the flux। J is फ्लक्स। ये तुमको पता ही कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, और D इज ए कांस्टेंट, इसको बोलते हैं डिफ्यूजन कांस्टेंट और डिफ्यूजिंग। फ्लक्स का मतलब पता है ना, flux is anything per unit area per unit time। तो यहाँ पे in this case it is the number of carbon atoms which is moving per unit area per unit time। इसका यूनिट क्या होगा? नंबर पर मीटर स्क्वायर सेकेंड। J
J का यूनिट ऑफ J इंजीनियरिंग में कभी भी कुछ यूनिट को लिखना है तो यू राइट इट इन ब्लड ब्रैकेट इज अ कस्टम। इसका मतलब है इस क्वांटिटी का यूनिट इज दिस नंबर ऑफ एटम्स दिस इज हैशटैग मैंने यूज किया फॉर नंबर ऑफ एटम्स पर एरिया मीटर स्क्वायर पर सेकंड दिस इज द फ्लक्स और डी का यूनिट होगा क्या होगा ओनली मीटर स्क्वायर पर सेकंड। So this is how by the use of an extra carbon source and temperature you make the surface of a steel heart. It comes under the category of surface modification भी बोल सकते हो प्रीवियस। ठीक है तो इसको तुम लोगों की ध्यान से एक बार देख लो एंड टेल मी इफ एनीथिंग नीड्स टू बी रिपीटेड और नीड्स टू बी क्लियर। तुम लोगों को सिविल इंजीनियरिंग का स्टार्ट हुआ है इस क्लास के अलावा क्लासेस तो नहीं होगा एक्सटेंडेड हाँ उसकी तक ब्रेक्स है कोई आज मुझे कोई फ़ोन किया था क्या सोनी बोल के कोई है रवि सोनी तो और क्लास टाइमिंग के you cannot know the flux. You can actually identify if you have that diffusion. Okay, you can calculate if you know the material, if you know the concentration gradient. So the main technical parameter is the case depth. How much, up to how much depth the carbon has diffused. क्योंकि इसके पीछे कुछ कारण है तो ज़्यादा अगर हार्ड हो जाए तो बिकम्स ब्रिटल इन नेचर ऑल्सो। ठीक है सो इट इज मोर और लेस क्लियर। अभी हम लोग जाते हैं देयर आर सम हार्मफुल इफेक्ट्स जैसे मैंने अभी कहा ऑफ कार्बोनाइजिंग। सो यू नीड टू कीप द प्रोसेस इन कंट्रोल। ठीक है बिकॉज हार्मफुल इफेक्ट्स में हार्मफुल transformation products in carbohydrates. इसको तो बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक है one is called RA second one is stands for retained एक टेक्निकल टर्म है वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू बीइंग अ मेटलर्जिस्ट। ये जो टर्म लिखने वाला हूँ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसको ऑस्टिनाइट अच्छा दोनों में वाई दे आर कॉल्ड हार्मफुल प्रोडक्ट्स बिकॉज एक के बारे में एक्सेसिव हार्डनेस हो जाता है सो गेट्स ब्रिटल। इट्स नॉट ओरिजिनल जो पर्पस है surface hardening of main. Too much brittle is not good. Carbides, what is this splitting austenite? Splitting austenite को जानने के लिए you need to understand what is actually a steel. Steel
के जो डिफरेंट फेजेस हैं, जैसे एक फेज इज ऑस्टेनाइट एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय the concept of a gamma. So an austenitic phase which is retained after the carbonization process, we don't want that. Lekin to give you a background of what is an austenite is, मुझे थोड़ा सा बेसिक मेटलर्जी में और कुछ सीखो ना सीखो इसको तो जानना ही है. It is called the iron carbon phase diagram. हुआ है ना, डिस्कस हुआ था. इसने क्या डिस्कस मतलब चालू है तो क्लासेस में ये तो कोई भी किसी से स्टार्ट करेगा. वैसे नैरगेट कार्बन फेज डायग्राम मैंने स्टील के बारे में कहा था तुम लोगों से. स्टील इज बेसिकली एन alloy of iron and carbon. Fe and C का एक alloy है. तो if we put carbon percentage in the x-axis and temperature in the y-axis, और मान के चलता हूँ कि मेरा एक आयरन का एक बेस है. मैं आयरन के बेस के ऊपर कार्बन का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा हूँ फ्रॉम 0, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ फ्रॉम 0. तो इसके अंदर जो अलग अलग फेजेस बनेंगे, देयर आर द डिफरेंट फेजेस ऑफ स्टील. ठीक है, मैं देखने में कैसा होता है. मैं something like this. ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज ये है 0.76%. ये जो पॉइंट है ये है 0.002. ये इसको ऐसे कोई देखोगे तो इट इज़ नॉट एज वाइड, क्योंकि आई नीड टू ड्रॉ, इसलिए मैं उसको दिखाना पड़ा था. लेकिन इतना वाइड तो मतलब पतला सा होता है. और लास्टली ये वाला जो पॉइंट है, बोला जाता है कि आपकी 2% ऑफ कार्बन वी कैन कॉल इट एज स्टील. 2% से ज़्यादा हो गया तो उसको हम बोलते हैं कास्ट आयरन. कार्बन ग्रेटर देन 2% इट्स कॉल्ड CR. कार्बन लेस देन 2%. TI stands for cluster. So यहाँ तक स्टील है. इसके बाद कास्ट आयरन. हम लोग स्टील के रीजन पर ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे. अच्छा, ये जो अलग अलग रीजन्स मैंने जो ड्रॉ किया है, इसका अलग अलग फेजेस बनते हैं. तो द फर्स्ट वन ये वाला फेज है, इसको कहा जाता है अल्फा. दिस इज गामा, योर ऑस्टेनाइट. और ये है +2 में ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पढ़ा था. ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर
नहीं, प्लस टू में नहीं पढ़ा है. सॉलिड, आइस, वाटर एंड गैस, वेपर का एक ट्रिपल पॉइंट होता है. सुनिए पढ़ा है. Liquid, solid and vapor. That means water, ice and vapor. उसी तरह से है ये वाला, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर था तो इट्स लाइक डिफरेंट फेजेस ऑफ वाटर. इसको देख लेंगे. तो दिस इज द पॉइंट वेयर द ice, the vapor and the water they exist. एक साथ एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पे. सॉलिड से वेपर क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन. सॉलिड से लिक्विड को क्या बोलते हैं? मेल्टिंग. लिक्विड से वेपर को क्या बोलते हैं? उसी तरह से देखते हैं फेज चेंज होता है. उसी तरह से दिस इज अनदर फेज डायग्राम. FeC भी कहा जाता है, और कभी तुम देखोगे इसको Fe आयरन कार्बाइड भी बोलते हैं, बिकॉज एक Fe3C भी बनता है यहाँ पे आयरन का. इसको हम लोग बोलते हैं सीमेंटाइट. सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फेजेस फॉर्म. एक है अल्फा फेज, एक है गामा फेज, और एक है Fe3C phase. This is the austenite, AUS. This is the austenite, AUS. Short form. This alpha phase इसको कहा जाता है ferrite, F. And this Fe3C phase is called the cementite. तो तीनों के प्रॉपर्टीज में कुछ अलग होता है. जैसे कि अल्फा फेज is you know what is a BCC is? Body center fluid. ये पॉइंट इसलिए मैंने ड्रॉ किया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. इसको बोलते हैं यूटेक्टॉइड पॉइंट. ये अभी उतना जानने की जरूरत नहीं, बट सिंस यू आर लर्निंग मेटलर्जी तो ये सब जानना जरूरी है. इसको यूटेक्टॉइड पॉइंट मतलब देयर इज ए यूटेक्टॉइड ट्रांसफॉर्मेशन टेकिंग प्लेस. यूटेक्टॉइड ट्रांसफॉर्मेशन इधर एक सिंपल लैंग्वेज में जो समझना चाहता हूँ, इट्स अ सॉलिड टू सॉलिड ट्रांसफॉर्मेशन. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो रीजन है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इट मीन्स इन ऑस्टेनाइटिक इफ यू रिड्यूस द टेम्परेचर, ये अच्छा ये दिस इज अराउंड 727 डिग्री सेंटीग्रेड. ये जो बात है, सो ऑस्टेनाइट at 727 degree centigrade, it is getting converted into alpha plus Fe3C. It is called eutectoid because a solid is getting converted into two different solids. So this is called eutectoid point. 0.76% of carbon. अगर ये eutectoid point है तो इसके ये वाला रीजन होगा हाइपोयूटेक्टॉइड एंड ये वाला रीजन होगा हाइपरयूटेक्टॉइड. और यहाँ पे और एक टाइप का फेज बन रहा है जिसको पॉलाइट फेज. ठीक है, विल डिस्कस लेटर. तो मैं ये सब बोलने का मेरा कारण वही था कि जो हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ कार्बोनाइजिंग में देयर इज फॉर्मेशन ऑफ retained austenite. And retained austenite is harmful because it makes the surface too hard so that it may get brittle, so we don't want that. Okay. So this was the first part of the lecture. We are moving on to the next part.
देख लो एक बार, जस्ट गो थ्रू द लेक्चर एंड सी अंडरस्टैंड carbides means we are talking it's harder form of anything sort of any product form where you are using a metal and a carbon, it ultimately forms a carbide. Usually ये जो carbide होता है, it forms carbide networks, form of networks. So usually it is not ductile, not tough. जब हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो there is hardness and there is toughness. हार्ड और टफ के बीच में अंतर क्यों? कोई एक आदमी है, that person is very hard, और कोई बोलता है he is very tough. There is a difference. हार्डनेस का मतलब है it is difficult to bend. ठीक है? टफनेस का मतलब है even if you are bending him, it retains its shape, so you cannot break it. One is bending, bend नहीं होगा, और दूसरा है टफ में तो ब्रेक नहीं होगा, बेंड हो जाए लेकिन टफ। ये जो कार्बाइड में जो सरफेस बना ये वाला सरफेस, we try to find out its hardness. So there are different types of hardness. One of the types is called HRC is Rockwell hardness. C. Rockwell hardness. What is the Rockwell hardness? Rockwell hardness. Rockwell is the probe that we are using to find out hardness. एक सरफेस दिया है, सरफेस देके आ गया है, find out the hardness. Hardness is resistance to deform. जो मैं बेंडिंग बोल रहा था, what is actually a bending? एक कॉपर शीट तुमने ले लिया, कॉपर शीट एंड ये took a ceramic plate, एक ग्लास, मान लो ग्लास ले लिया,
ग्लास शीट ले लिया, एक कॉपर शीट ले लिया. तो इफ यू अप्लाई फोर्स, व्हाट विल हैपन? Glass will break. Copper bend or deform. Copper will deform. ठीक है. अच्छा, if I am applying the same thing to a surface, in the surface में hardness, so copper is it harder? Which one is harder to you? Copper is harder or glass is harder? It is harder. Glass is harder, but glass is hard. It is hard, but it is also brittle. जब लो फोर्स, लो लेवल का लोड अप्लाई करता है तो ग्लास को इफेक्ट नहीं होगा. छोटा कोई स्टील बॉल है ग्लास में तो रिबाउंड, लेकिन सेम थिंग मैं अगर कॉपर में देता हूँ इट विल ऑल्सो रिबाउंड, बट इट मे सो हैपन दैट स्टील बॉल जाके और एक छोटा सा ऐसा होल बना दे. ये छोटा सा होल बना, इसको हम बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ मेटलर्जी, दिस स्मॉल होल फॉर्मेशन बाय एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, इसको बोलते हैं लोकलाइज्ड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन. It has localized plastic. It has deformed, but ऐसा नहीं कि पूरा कॉपर डिफॉर्म हो गया. एक छोटे से एरिया पे जहाँ पे हम लोगों ने लोड अप्लाई किया था, सिर्फ इतना एरिया डिफॉर्म हो गया. The same principle we apply if you like to find out the hardness of a surface. Surface से बोल सकते हो, और surface के ऊपर तुम्हारा अगर एक लेयर बन गया है, anything that means the one thing which you are exposed to, you are not exposed to the bulk, तो सिर्फ surface मिला है, उसका मुझको हार्डनेस फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे जैसे मैंने स्टील बॉल का इस्तेमाल किया था, यहाँ पे पूरा सरफेस का हार्डनेस डिटरमाइन करने की तो जरूरत नहीं है. आई विल जस्ट यूज समथिंग कॉल्ड एन इंडेंटेशन. Create a localized deformation. तो तुम्हारा अगर सरफेस होता है, ये तुम्हारा अगर सरफेस है, तो इसको करके क्या करोगे, यहाँ पे छोटा सा एक होल क्रिएट करोगे. अच्छा, इसको टॉप सरफेस से देखोगे तो हाउ विल इट लुक? इफ यू आर यूजिंग दिस शेप, ये जो तुम्हारा शेप है, ये अगर स्फेरिकल है, इट इज स्फेरिकल इन नेचर, सो द टॉप सरफेस विल लुक लाइक दिस. Like hole. So this is the indent. This is actually the indentation or the mark. The indent करते हैं ना, this is the mark. So the HRC है, ये जो spherical indent है, normally तुम लोग देखोगे 22 नंबर में तुम अगर जाओ, वहाँ पर एक मशीन रखा हुआ है, उसको बीकर से
बीकर्स भी है, आई थिंक रॉकवेल भी। टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेंटर्स इन रिकॉर्ड वैल्यू। आज क्या देख लेना, दोनों में अंतर क्या है? ये जो शेप ऑफ द इंडेंट है वो अलग है। मतलब रॉकवेल में क्या है, इट इज कोनिकल शेप प्रोब, जिसके एकदम एंड में यू हैव अ स्फेरिकल सॉर्ट ऑफ शेप, सो दैट व्हेन यू इंडेंट यू गेट अ सर्कुलर डिफॉर्मेशन। ठीक है, लेकिन विगर्स में क्या है? विगर्स में इट्स नॉट स्फेरिकल, विगर्स में कुछ इस तरह से है, सो दैट व्हेन यू डू इट, विगर्स में इंडेंट कुछ ऐसे बनेगा, स्क्वायर डायमेंशन। So this is इसके different, there are different ways by which you can find out the hardness. Like the basic thing is, you know what type of load is being applied. P stands for here the load, कितना तुमने load apply किया है, and from the microscopic image you can find out the area. इसका area बताया तुमको। Hardness, measurement of hardness is simply equal to H, stands for hardness, is simply equal to the load applied divided by the area. तो Rockwell hardness तो हम लोग, there is a way of mentioning the Rockwell hardness, there is different nomenclature वहाँ पे देखना सकता हो, जैसे चार्ट HRC का मतलब क्या है वहाँ लिखा हुआ है, जो शेप ऑफ द इंडेंट है वो है HRC, इसके लिखते हैं इतना HRC, इसका there is certain calibration, और इसको लिखा जाता है HP। ठीक है, अच्छा के तो इससे हम लोग बता सकते हैं कि मेरा कितना हार्ड है। So if a material has got more harmful products such as lithium restaurant or तो क्या होता है कि after a certain level of hardness, ज़्यादा अगर आदमी हार्ड हो जाए तो वो ब्रेक हो, ठीक है। तो क्या है, जल गया लेकिन कौन सा, so if you become too much hard, ऐसे भी नॉर्मली जो आदमी बहुत हार्ड है, आई विल नॉट डिफॉर्म, कुछ सुनूंगा ही नहीं, किसी की बात नहीं सुनूंगा, तो थोड़ा सा हार्डनेस इज ओके, बट इट विल बी फ्लेक्सिबल आल्सो। सेम थिंग इज अप्लाइड हियर। तो दिस इज वेरी हार्ड, यू कैन नॉट बेंड इट, बट आफ्टर अ सर्टेन फोर्स इट ब्रेक ही हो जाएगा। लेकिन कॉपर में क्या है कि ये इफ यू कंपेयर इट विद, इट विल नॉट बेंड, इट विल नॉट ब्रेक। अच्छा, और एक चीज़ है, मिडलेज में there is something called strain hardening. स्ट्रेन हार्डनिंग का मतलब तुमने देखा होगा कि कॉपर की लंबे कोई मेटल शीट पीट के उसको हार्ड बनाना होगा। तो इफ यू मेक अ मटेरियल डिफॉर्म too much, there is formation of something, formation of defects इसमें जनरेट हो जाता है। एक टाइप ऑफ डिफेक्ट का हम लोग बोलते हैं डिसलोकेशन। So dislocation is the reason why a material deforms. Movement of dislocation. Okay, I will discuss it later on. These are mechanical properties which we will discuss later on. ठीक है, so I can understand whether these harmful products, why these harmful products are not welcome. Because they are making the material
even though they are increasing the hardness after a certain point of time, they are making it. ठीक है? Next topic is ये हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था रस्ट. What is a rust? Rust is basically iron oxide. मेरे पास अगर कोई आयरन का सरफेस हो and it is exposed to the atmosphere, automatically इसके ऊपर एक आयरन ऑक्साइड बनता है. ऑक्साइड कोई भी वजह में हो सकता है. आयरन के केस में हम लोग उसको डस्ट बोलते हैं. लेकिन एनी मेटल इफ इट इज हीट ट्रीटेड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड. जैसा हम लोगों ने केस जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसी तरह से इसका भी एक पैरामीटर है कि अच्छा जो पहला जो ऑक्साइड लेयर बनता है फर्स्ट लेयर फॉर्म्स दैट इट प्रोटेक्ट्स फर्दर ऑक्सीडेशन फर्दर ऑक्सीडेशन इट प्रोटेक्ट्स द लेयर बिलो. लेकिन उसका भी एक पैरामीटर है. पैरामीटर इज कॉल्ड पीवी रेशियो. पीवी रेशियो का मतलब है बेस्ड अपॉन नेम ऑफ द साइंटिस्ट पेलिंग. वेट PBR भी बोलते हैं. PBR. What is actually PBR? It is simply PBR is simply volume of oxide divided by volume of metal. अभी मुझे एक चीज बोलो, if my PBR is less than 1, इसका मतलब क्या है? In terms of surface area, अगर मेरा PBR लेस देन 1 है तो मैं अगर सरफेस के ऊपर खालियाँ से क्या मैं तो मुझे इसको उसका नीचे कैसे क्या हुआ? हाँ अगर राइट तो बिकॉज PBR is less than 1 means my volume of metal is more than the volume of oxide. ठीक है, तो मैं कंसंट्रेट कर रहा हूँ मान लो एक सर्टेन डेप्थ तक. अगर मेरा वॉल्यूम ऑफ मेटल ज़्यादा है तो सारा जो एरिया है वहाँ पर पूरा मेटल मेरा कवर नहीं हुआ है ऑक्साइड से. मेरा फ्यू प्लेसेस वेयर माई मेटल इज एक्सपोज्ड, सो इट बिकम्स मेक्स द सरफेस पोरस. है ना? Did you understand what I'm trying to say? पोरस होगा क्योंकि सारा मेटल का वॉल्यूम तो कवर अप नहीं हुआ. So this is not wanted, this is unwanted. Also,
if my PVR is more than 2, means बहुत मोटा ऑक्साइड का लेयर हो गया, too much of oxide is there. So if the oxide layer gets too thick, इसमें क्या होता है कि there is generation of stress उससे क्या होता है, it delaminates. तो आई कार्ड लैमिनेट करते हैं उसको हल्का से प्लास्टिक का परत लगाते हैं. मैं जस्ट यहाँ पे पेंट हुआ है, एक परत हुआ है, 2 परत हुआ है, मैं अगर 100 परत पेंट दे दूँ क्या होगा, इट विल कम आउट. बिकॉज उसमें स्ट्रेस इतना मोटा हो जाएगा पेंट का लेयर कि इट विल ड्यू टू जनरेशन ऑफ स्ट्रेस इट विल स्टार्ट टू कम आउट. दिस इज कॉल्ड डीलैमिनेशन. सो ऑक्साइड लेयर PVR ratio more than 2 is also not required. The correct protective layer should be between 1 and 2. मेरा अगर 1 and 2 के बीच मेरा PVR ratio है, तो that means my film or the surface is well protected by the oxide film. Pollution जब pollution चलने समझती है इसमें मेरे surface हम लोग बोल रहे हैं. So, अभी तक what we have discussed mainly 2 topics. One topic is galvanizing, and second topic is okay. So I will give you a break. कितना चाहिए? 11 बजे. क्लास नहीं हो रहा है.